आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए मौजूद मुदित अग्रवाल जी, एआईसीसी मेंबर। मुदित जी, आप चाय कॉफ़ी पे मुलाकात कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? देखिए, मैं पिछले साल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट बना था और इस साल मुझे एआईसीसी का डेलीगेट बनाया गया था। तो तब से पिछले 2 साल से मैं जो नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर लगातार प्रोग्रामों में आता जाता रहता हूं और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं वोटर तक कांग्रेस का मैसेज पहुंचे। ये जो हमने चाय का प्रोग्राम शुरू किया है, ये विधानसभा वाइज शुरू किया है कि एक विधानसभा में जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सबको एक जगह मिला के एक इकट्ठा करके एक चाय का प्रोग्राम करें और वहाँ पे उनसे बातचीत करें। देखिए, अमूमन जो प्रोग्राम होते हैं वो मीटिंग का शेप ले लेते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या मीटिंग्स हो। उसमें क्या होता है, एक स्टेज में हम लोग आके भाषण देते हैं और लोगों को अपनी बात बोलते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा अलग से प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसके अंदर हम लोगों से बातचीत करते हैं। तो कोई भाषणबाजी का प्रोग्राम नहीं, ये बातचीत करते हैं कि जैसे मेरे दिमाग में क्या है, क्या हमें नई नई चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि कांग्रेस का मैसेज वर्कर तक और वर्कर के थ्रू वोटर तक पहुँचे। और इसमें एक फ़ायदा ज़रूर होता है। देखिए, वर्कर को भी एक मौका मिलता है, जो कांग्रेस के और जन होते हैं उस विधानसभा में, उनको भी एक मौका मिलता है कि अपनी बात हमें बोल सकें और अपने सुझाव दे सकें। जैसे इस हफ्ते संडे को आपको पता होगा गोकुलपुर असेंबली का कांग्रेस के जो जन है हमारे, उनका प्रोग्राम हुआ था। अगले संडे, जो अभी संडे रविवार आ रहा है, उस दिन करावल नगर विधानसभा के कांग्रेस जन का प्रोग्राम हुआ था। इसके पीछे सोच ये है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो असेंबली के, उनके थ्रू हम प्रोग्राम बना के वोटर तक पहुंचे, वोटर तक अपना मैसेज भिजवाएं और ये देखें कि और कैसे हम कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो एक शुरुआत थी। जैसे गोकुलपुर का भी प्रोग्राम हुआ था। देखिए, पहले क्या होता था, ये जो प्रोग्राम होते थे ये एक आखिरी सीढ़ी होती थी। मेरे लिए ये एक पहली सीढ़ी है और यही मैंने वहाँ कार्यकर्ता को बताया, ये पहली सीढ़ी है। अब हम सब मिलके छोटे छोटे कॉलोनी वाइज टीम बना के लीडरशिप बना के काम करेंगे। ये नहीं कि हम एक सिर्फ असेंबली वाइज काम करेंगे या वार्ड वाइज काम करेंगे, ज़रूरी है हम कॉलोनी वाइज टीम बना के काम करें। तो उसके लिए एक ये पहल है। लोगों को कितना पसंद आ रहा है चाय कॉफ़ी पे मुलाकात, और लोग कितने जुड़ रहे हैं आपसे? देखिए, मेरे लिए ये कहना ठीक नहीं है लोगों को कितना पसंद आ रहा है। ये अब लोगों से जो थे वहाँ पूछे तो अच्छा है, लेकिन मेरे को बड़ा पॉजिटिव इसका रिस्पांस मिला। उसके बाद फ़ोन भी बहुत आया, लोगों ने कहा ये बहुत अच्छी पहल है कि आप कार्यकर्ता की सुन रहे हैं और हमारे सुझाव भी जो हैं सुन रहे हैं, और हम ज़मीनी स्तर पर, जिसको कहते हैं ब्लॉक वाइज, 6-6, 7-7 पोलिंग स्टेशन के ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। तो लोगों को ये बड़ा पसंद आ रहा है। मुदित जी, आजकल राफेल विमान काफ़ी चर्चा में है, किस नज़र से देखते हैं आप इसे? देखिए, राफेल का लोगों को समझाने के लिए बड़ा सीधा सा इसमें मैं समझा देता हूँ। देखिए, यूपीए सरकार 550 करोड़ के तकरीबन का एक विमान खरीद रही थी, और वही विमान अब जो नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो बड़े पाक साफ लोग हैं, वो 1600-1700 करोड़ का वही विमान खरीद रहे हैं। यानी कि 3 गुना से ऊपर वो उसी विमान का दाम दे रहे हैं। जब कांग्रेस ने उनसे ये पूछा, भाई आप वो विमान जो हम ले रहे थे उसको 3 गुना दाम क्यों दे रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर आप हमसे ये पूछोगे तो आप देशद्रोही हो, क्योंकि अगर आप हमसे ये पूछोगे तो कहने का मतलब है आप पाकिस्तान के साथ हो, आप हिंदुस्तान के साथ नहीं हो। क्या अजीब सी बात करते हैं मोदी जी और बीजेपी वाले। देखिए, अगर आपने 3 गुना कोई चीज़ का दाम खरीदा है, कोई चीज़ खरीदी, तो आपका फ़र्ज़ बनता है हिंदुस्तान की जनता को ये बताना कि क्या वजह है आपने 3 गुना प्राइस दिया। देखिए, हम कोई टेक्निकल डिटेल नहीं मांग रहे। देखिए, पहले जो कांग्रेस ने भी जो विमान खरीदा था वो कोई सिर्फ विमान तो था नहीं, उसके अंदर भी वेपनरी वगैरह सब कुछ इंक्लूड थी। अब जो ये कह रहे हैं जी हमने वेपनरी और लिया, रेडार लिया, तो हमें ये बता दीजिए भाई रेडार के इतने पैसे, वेपनरी के इतने पैसे, इस चीज़ के इतने पैसे, कम से कम बताइए तो सही ना। ये तो बताने को तैयार ही नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, और ऊपर से ये कहते हैं कि जितने का यूपीए ने खरीदा था हमने 9% कम में खरीदा है। तो फिर एक सवाल, अगर आपको इतना सस्ता मिल रहा था तो आप 126 क्यों नहीं खरीद रहे, 36 क्यों खरीद रहे हैं? कांग्रेस ने जो समझौता किया था 126 विमान का किया था और आप सिर्फ 36 खरीद रहे हैं। तो अगर सस्ता मिल रहा है तो आपको 126 से ज्यादा खरीदने चाहिए थे, आप कम क्यों खरीद रहे हैं? तीसरा सवाल, जो ऑफसेट इसमें पार्टनर था, आपने अनिल अंबानी जी को क्यों चुना? कांग्रेस के समय देखिए वो स्कीम क्या थी, हम 18 विमान खरीदेंगे बिल्कुल चालू हालत में कि उड़ान की हालत में, और बाकी जो विमान है हम हिंदुस्तान में बनाएंगे और HAL जो सरकारी कंपनी है वो बनाएगी, जो सुकोई के भी पार्ट्स बनाती है, बाकी चीज़ें बनाती है। इन्होंने क्या किया, HAL को तो साइड में कर दिया और अनिल अंबानी जी को ले आए। और क्या वजह भैया अनिल अंबानी जी को ले आए? जब इनसे पूछा गया अनिल अंबानी जी को क्यों लाए,
तो कहते हैं तो फ्रेंच कंपनी का डिसीजन था, हमारा डिसीजन ही नहीं था। बड़ी अजीब बात है। अनिल अंबानी जी के साथ जब प्राइम मिनिस्टर जब ये सौदा हुआ उससे 12 दिन पहले तो इन्होंने कंपनी बनाई थी अनिल अंबानी जी ने। 12 दिन बाद मोदी जी वहां गए फ्रांस और वहां अनिल अंबानी जी का नाम अनाउंस हो जाता है। तो दाल का ये तो पूरी दाल ही काली है। अभी आपको पता होगा उस समय के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे होलांडे साहब, उन्होंने खुद कहा कि इसमें फ्रेंच कंपनी और हमारा कोई डिसीजन नहीं था। अनिल अंबानी जी का नाम मोदी सरकार की तरफ से आया था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ये तो साफ इनका झूठ पकड़ा गया, झूठी तो पकड़ा गया ना इनका। तो देखिए ये तो पूरी दाल ही इसके अंदर काली है। एडीएमसी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए आप पार्टी और बीजेपी की टोटल फेलियर है ये। केजरीवाल जी कहते थे मुझे 5 साल दो, 5 साल केजरीवाल वो बोलते थे। भैया 5 साल अब होने को आ गए हैं, आपने किया क्या है दिल्ली में? पूरी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 5 साल में शायद ही कोई कहेगा पिछले 4 साल में कि सुधरा है, खराब ही तो हुआ है। आप चाहे ट्रैफिक की समस्या देख ले, कोई भी समस्या देख ले, कूड़े की समस्या देख लीजिए, किसी चीज़ की भी समस्या देख लीजिए, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। छोटे काम करते हैं। देखिए मैंने हमेशा एक बात बोली, कोई ऐसी सरकार नहीं होती जो कोई काम अच्छा नहीं करती। कोई ऐसी सरकार नहीं है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे एसपी की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई ना कोई अच्छा काम करती है। लेकिन हम सरकार का जो तुलना कैसे करेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? वो मूल्यांकन ऐसा है, सरकार क्या कर सकती है और क्या किया, उसके बीच का फर्क हमें देखना चाहिए। केजरीवाल जी बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, उसको ऐसे गाते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। वो कह रहे थे ना कि भाई 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये केजरीवाल साहब दिल्ली के लिए कहते हैं कि दिल्ली की हालत बुरी कर दी। तो ये तो पेरिस बना रहे थे 4 साल में, 5 साल में। क्या हुआ? 5 साल पूरे होने के बाद पेरिस बन गया। छोटे छोटे काम करते उसको गाते ऐसे जैसे क्या कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। भाई स्कूल बने थे, कांग्रेस ने कितने स्कूल बनाए थे दिल्ली में। सारा जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यूनिवर्सिटी है, कांग्रेस ने तो बनाई थी। केजरीवाल जी ने पिछले 4 साल में कितने नए स्कूल बनाए? इन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, एक नहीं बना। यूनिवर्सिटीज बनाई थी, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक नया अस्पताल नहीं बना। तो ये क्या कहते हैं जी, कुछ स्कूलों में इन्होंने क्योंकि अच्छा पेंट करवा दिया तो कहते हैं देखो मैंने इतना अच्छा एजुकेशन में काम कर दिया। इनको ये नहीं पता एजुकेशन का मतलब क्या होता है। एजुकेशन का मतलब होता है आप लोगों को, जो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो उसको सुधारो। अगर इन्होंने एजुकेशन में बहुत अच्छा इन्होंने लीपा पोती किया, अच्छा पेंट कर दिया, वो भी कुछ स्कूलों में, सब में नहीं, बहुत कुछ स्कूलों में अच्छा सा पेंट कर दिया, तो कहते हैं हमने एजुकेशन में कितना अच्छा काम कर दिया। इनको यही नहीं पता एजुकेशन में काम करने का मतलब क्या होता है। एजुकेशन में काम करने का मतलब ये होता है कि आप जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, वो शिक्षा कब मिलेगी? जब आपकी टीचर्स की क्वालिटी अच्छी होगी। देखिए हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम रही है टीचर्स की क्वालिटी की। अभी भी केजरीवाल सरकार इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। देखिए मैं कूड़े की बात पे बाद में आऊँगा, मैं उसको बता दूँ। केजरीवाल साहब इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि 44% वैकेंसी टीचर्स की क्यों है। आपने टीचर्स की क्वालिटी सुधारने के लिए क्या किया? अगर टीचर्स की क्वालिटी नहीं सुधारेंगे तो आप बच्चों को शिक्षा कैसे अच्छी देंगे? उसका मैं आपको एक नतीजा बताता हूँ। अभी जो 10th क्लास का दिल्ली स्कूल्स का रिजल्ट आया था, सिर्फ 69%, मतलब 70% के करीब से बच्चे 10th में पास हुए थे, जबकि नेशनल एवरेज 84 है। दिल्ली तो हिंदुस्तान की कैपिटल है, यहाँ तो 84 से एवरेज से ऊपर होना चाहिए था। हम उस एवरेज को नीचे खींच रहे हैं। मतलब नेशनली 84% बच्चे 10th में पास हो रहे हैं, दिल्ली में कितने हो रहे हैं? 69%। और केजरीवाल जी कहते हैं मैंने एजुकेशन में कितना अच्छा काम करे। देखिए वो मोदी जी वाली आदत है, जुमले वाली। काम थोड़ा करो, गाओ ऐसा मीडिया के सहारे से कि लोगों को लगे पता नहीं क्या से क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा पेंट कर दिया कुछ स्कूलों में तो मैंने एजुकेशन सुधार दी। मतलब अगर ये सोच है तो माफ करिए, ये काम नहीं कर सकते। एमसीडी की बात करते हैं, एमसीडी तो करप्शन का अड्डा है। पिछले 10-15 साल से बीजेपी का उस पर कब्जा है और दिल्ली के आप हालात देख लीजिए। आज कूड़े की स्ट्राइक हो रही है, 15 दिन से ऊपर हो गए स्ट्राइक हुए हुए। आप एरिया में चलाए, बदबू आती है हर जगह। क्या कदम इन्होंने लिए कि उसको सुधारें? कुछ नहीं। लीडरशिप वैक्यूम है। देखिए समस्याएं हर सरकार के पास आती है, तरीका उसका क्या होता है? समस्याओं को समझ के वो समस्या पहाड़ जैसी बन जाए उससे पहले प्रोएक्टिव एक्शन लेके आपको उसको सुधारना चाहिए। ये तो सोए बैठे हैं, जब कोई समस्या आ जाती है उसके बाद सोचते हैं इसका कुछ करेंगे। तो ये तो हालात है, क्या करें। मोदी जी, लोगों का कहना है पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए मैंने पहले भी कहा है, पेट्रोल के दाम अगर आप 80 रुपये दिल्ली में पेट्रोल के दे रहे हैं, उसमें से 40 रुपये सरकार की जेब में जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, टैक्सेस के रूप में, एक्साइज ड्यूटी हो या वैट हो। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ें इसमें 50 मतलब 80 रुपये आप दे रहे हो, उसमें से 40 रुपये टैक्स पे जा रहा है।
कांग्रेस के समय में बीजेपी ये कहती है, जैसे रविशंकर प्रसाद जी आए थे, कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार में प्राइस बढ़ते हैं उससे सब लेना देना है। तो मैं रविशंकर प्रसाद जी को बता देता हूँ, कांग्रेस के समय में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक समय में जो डॉलर वैल्यू थी क्रूड ऑयल की, जो कच्चा तेल जिसे कहते हैं, वो $150 पर बैरल थी, US डॉलर $150 पर बैरल। तब भी हमारा 70 रुपये में नहीं बिकता था। जब यूपीए सरकार गई मई 2014 में, उस समय US डॉलर 110 रुपये पर बैरल था। तब 68-69 के करीब यहाँ दिल्ली में पेट्रोल मिलता था और डीजल थोड़ा सस्ता और मिलता था। आज ध्यान दीजिए, श्रोता को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज वो जो कच्चे तेल का दाम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो US डॉलर 65 to 67 है पर बैरल। मतलब हमारे 2014 में जब हम छोड़ के गए थे 110 था, तब पेट्रोल 68-69 रुपीज़ का दिल्ली में बिकता था। आज वो 110 से घट के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $65-66 पर बैरल है। और आज तेल कितने का मिल रहा है? 85 रुपये का बिक रहा है। तो ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जो भी तेल से इनके पास राजस्व आ रहा है वो ये जनता को नहीं, ये जनता से और ले रहे हैं। टैक्सेस जो इनको कम करने चाहिए, जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टैक्सेस कम होते हैं, अगर तेल का दाम कम होता है, तो ये कम करने के बजाय वो जो पैसा है वो टैक्स के रूप में जनता से ले रहे हैं। जो जब कम हुआ था 110 से $30 पे भी पहुंच गया था, इन्होंने प्राइस कम नहीं किए थे, इन्होंने वो ज्यादा पैसा अपने राजस्व में ले लिया था। ये है दिक्कत। तो ये जो बेसिक तेल की दिक्कत है ये है कि सरकार अपना खजाना भर रही है उससे। और इसमें सबसे बुरी बात जो है कि मोदी सरकार देश को 3 साल से ये समझा रही है, 4 साल से ये समझा रही है कि हमने डिमोनेटाइजेशन की, उससे हमें बहुत राजस्व आया। हमने इकोनॉमी इतनी अच्छी की जो 70 साल में नहीं हुई, जीडीपी बढ़ाई तो हमें और ज़्यादा राजस्व आया। अगर आपको इन दोनों स्रोतों से राजस्व आ रहा था तो तेल में तो आप लोगों को सहूलियत देते ना, जो आपने नहीं दी। इनको 11 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम हुई है सरकार को पिछले 4 साल में, और तभी ये लोगों को सहूलियत नहीं दे रहे। तो ये तो झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। देखिए, अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही होती, डिमोनेटाइजेशन की वजह से इनके पास राजस्व बढ़ाया, तो तेल में क्यों नहीं दे रहे छूट? ये तो दिखा रहा है कि जुमले बाद ये झूठ ही बोल रहा है, कुछ नहीं। देखिए, जो दिल्ली की जनता है, देश की जनता को, ये मैं सिर्फ जनता को ये कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है जो आदमी भाषण अच्छे देता है वो अच्छा हो, जो आदमी ड्रामा अच्छा करता हो वो अच्छा हो। आप वाकई में मूल्यांकन करें कि कांग्रेस के समय में क्या क्या काम हुए थे। चलिए, हमारी गलती ज़रूर मानता हूँ, कांग्रेस की एक गलती ज़रूर रही है कि हमने काम बहुत किया, हमने गुणगान बहुत कम किया। लेकिन आज सरकार आगे काम कुछ भी नहीं करते, बहुत कम काम करते, उसका गुणगान ऐसे करते हैं जैसे इन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार ये चीज़ें हो रही हो। तो लोगों को भी एक सोचने की ज़रूरत है कि जब कांग्रेस को नापे या आप पार्टी को नापे या बीजेपी को नापे, सेम मापदंड रखें। अलग अलग मापदंड से अलग अलग लोगों को ना नापे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कांग्रेस ने 70 साल में कितना अच्छा काम किया है जो ये लोग कर नहीं पाए। देखिए, मोदी जी से पूछो आपने काम क्या किया 4 साल में? हमने काम बहुत किया। उनसे पूछो काम बताओ तो सही कौन सा किया, उसमें कुछ नहीं बोलते। कोई पॉलिसी नहीं बताओ, उसमें कुछ नहीं बोलते। वही ले देखे आधार, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, इनकी तो बात करते हैं मनरेगा, अरे वो तो कांग्रेस की स्कीमें थी। जीएसटी वो भी कांग्रेस की थी। आज कहते हैं जीएसटी बड़ी अच्छी है। जब चिदम्बरम जी कहते थे जीएसटी लागू करते तब कहते थे बड़ी गंदी है। मोदी जी की खुद स्पीच कहते हैं जीएसटी से गंदी कोई स्कीम नहीं है। वही केजरीवाल जी का है। उन्होंने 500 स्कूल का वायदा किया था, उन्होंने नई यूनिवर्सिटीज़ का वायदा किया था, नए अस्पताल का वायदा किया था। कहाँ है वो? उन्होंने कहा था जब बने थे मैं एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाऊंगा दिल्ली के लिए। कहाँ है वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी? कोई बताए तो सही। एक नया फ्लाईओवर की आधारशिला रखी गई है क्या? वो रिबन काट रहे, जैसे मोदी जी रिबन काट रहे कांग्रेस की पॉलिसीज का, केजरीवाल जी भी रिबन काट रहे हैं जो शीला दीक्षित जी के समय में काम हुआ था। तो ये हो रहा है, कुछ नहीं हो। तो लोगों को भी अपने आप खुद मूल्यांकन करें कि भाई क्या हुआ है, क्या पहले हुआ था, क्या आज हो रहा है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।